अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग है ना सलमान के संग। सुबह बखैर आपको, कैसे हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? और खुश क्यों ना होंगे, क्योंकि रातें तो इतनी छोटी हुई हुई हैं और हमारा दिल चाहता है हम सोए रहें। और सुबह उठना इतना मुश्किल है उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, और उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह काम पे जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। मगर अभी तो हमें ब्रेक है क्योंकि समर वेकेशंस है, मगर नींद जो है वो हमारी मुसलसल डिस्टर्ब रहती है क्योंकि रातें छोटी हैं और हम सुबह सुबह ऑफिस में लेज़ी होते हैं, यौन कर रहे होते हैं, दिल नहीं चाहता, कमर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, बॉडी एक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। इन सब चीज़ों का इलाज क्या है? अब इलाज के बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं तो माहिर कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, मगर हमने इन चीज़ों से कैसे बचना है तो कहते ये हैं, रिसर्च ये है कि आप पावर नैप्स लें। पावर नैप्स क्या करता है? पावर नैप्स करता है आपको इंतहा का एनर्जेटिक, रिफ़्रेश रखता है आपको, और इसकी जो ख़ास बात ये है कि इससे स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है, इससे दिल की बीमारियां कम होती हैं। और पावर नैप से आपका जो मेंटल हेल्थ है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा आजकल का मेन फोकस और इशू भी है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो व्यूअर्स, अपनी ज़िंदगियों में पावर नैप्स का मुसलसल हिस्सा बनाएं और देखें कि आपको कहाँ जो है वो लग रहा है जैसे आप लेथार्जिक हो रहे हो, कहाँ लग रहा है आपको कि आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सकते, कहाँ लग रहा है आपको कि आप अपना पूरा जो फोकस है वो और कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकते। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हमने कर्ब करने के लिए पावर नैप लेना है। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं मुसलसल 8 घंटे सोऊं, लेकिन सोना ऐसे होता है कि रात छोटी है, सुबह दिन जल्दी होना होता है और आके थोड़ा सा रिसर्च करके वापस सुबह मॉर्निंग शो पे आना होता है। तो मेरी भी नॉर्मली नींद जो होती है वो डिस्टर्ब रहती है, मगर ये होता है कि मैं फ़ौरन जाती हूँ ऑफिस के बाद और मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। इससे मेरी रात भी मुसलसल अच्छी होती है क्योंकि मैंने पढ़ना होता है। और फिर ये होता है कि पावर नैप से आपका जो फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस होती है, फीलिंग ऑफ स्ट्रेस होता है, वो कम होता है। बिकॉज़ ये थी हमारी छोटी सी बात जिसके साथ आपने अपने दिन का आगाज़ करना है। मगर मेरे दिन का आगाज़ कैसे होता है? मेरे दिन का आगाज़ होता है मेरे परफेक्ट किचन से, और परफेक्ट किचन को लीड करती हैं परफेक्ट शेफ़, और परफेक्ट शेफ़ है हमारी शेफ़ अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग अनम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। तो आज की ताज़ा खबर जो है वो तो थी हमारे जल्दी से होना, मगर आज का ताज़ा जो हमारा कहते हैं ना कि वो पकवान क्या है वो आप बताएं। अच्छा, आपकी इस बात से कि ना जैसे आप बात करी थी नैप्स की, तो मैं बिल्कुल भी एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ और मेरा होता है कि हाय नींद कैसे तो मतलब मैं जब मॉर्निंग शो में आती हूँ तो मतलब रात मुझे ना ऐसे लग रहा होता है कि ना क्योंकि एक आपको एंजाइटी भी होती है कि आपने सुबह जल्दी उठना है, फिर जाना है, आपने तैयारी करनी है। तो मुझे तो उसी गम में ही रात को नींद नहीं आती क्योंकि रातें वैसे ही बहुत छोटी हैं। हर थोड़ी देर बाद मेरी आंख होती है, मैं कहती हूँ अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, अभी सो जाते हैं, और वो टाइम लिटरली इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि पता नहीं चलता। और मैं कहती हूँ या अल्लाह 7:30 हो गए और हम सुबह बैठे होते हैं। हाँ। हम ये इंतजार कर रहे होते हैं कि आज पकाना क्या है। बिल्कुल सोचते हैं सब्जी क्या आनी है, सोचते हैं कि चिकन बनाना है, गोश्त बनाना है, और फिर एंड हमारा ये होता है कि बच्चों से पूछते हैं आज क्या पकाना, तो आज क्या पकाना है ना? आज हम बनाएंगे, मैंने कहा कि हम काफ़ी टाइम से जो डिफरेंट रेसिपीज़ करें, लेकिन अभी तक हमने ब्रेकफास्ट को कैटर नहीं किया। बिल्कुल। तो आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट में चिकन चीज़ ऑमलेट, और साथ में हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्रेंच टोस्ट। अब आप कहेंगे आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे क्रिस्पी फ्रेंच टोस्ट। बिल्कुल, क्रिस्पी फ्रेंच टोस्ट ये आप समझ लें कि एक तरह की इनोवेशन है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है जब आप अपने बच्चों के लिए बनाएं या आप अपने लिए बनाएं तो आप उसके अंदर जो है वो फ्रूट्स का भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप उसको फ्रूट्स के साथ बिल्कुल, आप अगर स्ट्रॉबेरीज आपके पास फ्रोजन है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बनानास, एप्पल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़े से पाइन एप्पल्स के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। इंटरनेशनली अगर जब भी आप फ्रेंच टोस्ट खाएंगे आपको ऑन साइड फ्रूट्स जरूर मिलेगा। तो क्योंकि फ्रूट जो है हेल्दी मील और एग्जैक्टली वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा हनी की साइड पे ले जाएं, और अगर हनी को बिल्कुल स्किप करना चाहते हैं तो आप उसको स्टीविया की साइड पे ले जाएं, तो आप उसके साथ भी। और व्हाइट ब्रेड को छोड़ के आप ब्राउन ब्रेड में भी फ्रेंच टोस्ट रेडी कर सकते हैं। जो लोग डाइट करे व्यूअर्स उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप स्टीविया यूज कर सकते हैं अगर आपने चीनी नहीं कंज्यूम करनी।
और स्टीविया के साथ आप गुड़ भी इस्तेमाल गुड़ कर भी सकते इस्तेमाल, हैं। ब्राउन शुगर जो है, ब्राउन शुगर बड़ी एक अच्छा सोर्स है इसका। तो अगर आप कहें तो मैं आपको छोटी सी क्विक सी रेसिपी आप दे प्लीज देती हूँ। बताएं, ताकि हमारा जो किचन है, हमारी मॉर्निंग स्टार्ट ही हमारे किचन से होती है, और बिल्कुल। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होगी आज मेरे ब्रेकफास्ट से। तो अनम प्लीज। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपके साथ क्रिस्पी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। उसके लिए ब्रेड आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपने कितने स्लाइसेस बनाने हैं। हम 2 to 3 एग्स लेंगे। एग्स के बाद उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी शुगर, जिसको मैं पाउडर शुगर में, या आप इसके अंदर जो है वो कैसर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मिल्क जाएगा तकरीबन 1/3 कप के करीब। उसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। बीट करने के बाद आपने जो है ब्रेड को अच्छी तरीके से उसके अंदर कोट करना है। कोट करने के बाद आपने लास्टली ब्रेड क्रम्स लेने हैं, और ब्रेड क्रम्स में मैं थोड़ी सी शुगर ऐड करूंगी ताकि उसके अंदर भी फ्लेवर आए। और उसके बाद आपने उसको कोट करना है। बिल्कुल 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालें या बटर डालें, उसके अंदर आप उसको ग्रिल करें, और ग्रिल करने के बाद उसके ऊपर हल्का सा हनी या मेपल सिरप आप उस पर ड्रिजल कर सकते हैं। ऑन साइड फ्रूट्स रखें। माय गॉड, इट्स लाइक सच अ माउथ वाटरिंग। आपने पूरी इसकी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, और इस माउथ वाटरिंग को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है और डिश आउट कैसे करना है, हम आपको वक्फे के साथ किचन में लेके जाएंगे और बताएंगे। और व्यूअर्स, आज के हमारे प्रोग्राम में जो कि गेस्ट शामिल होने वाले हैं वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक वर्सेटाइल हैसियत रखते हैं। कंपोजिंग, प्रोडक्शन और सिंगिंग से लेके उन्होंने बेशबहा आर्टिस्ट के साथ काम किया और अपना लोहा मनवाया। तो हम आपको उनसे ज़रूर मिलवाएंगे, और एंटरप्रेन्योर के सेक्शन में भी आपको ज़रूर ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाएंगे जो अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मगर इससे पहले, मिलवाने से पहले यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सेगमेंट है वेमेन एंटरप्रेन्योर, हमने सोचा कि क्यों ना हम ख़वातीन के साथ साथ ऐसे मर्द हजरात को भी आप लोगों से मुतारिफ़ करवाएं और मिलवाएं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना घर ना सिर्फ चलाया है बल्कि अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त को भी संभाला दिया है। तो आज हमारे शो पे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जो कि एक फुटपाथ पे बैठकर अपने हुनर से, अपनी सलाहियतों से एक पूरा कहते हैं ना जिसको बॉक्स बनाते हैं। और वो बॉक्स जो है, आपने जिस तरह देखा होगा गुडी बैग, वो गुडी बैग बनाते हैं, और उस गुडी बैग पे डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। वो गुडी बैग जो है वो घर भी इस्तेमाल हो सकता है, घर के तौर पे किसी को कोई चीज़ देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो, और आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने इसको कटवर्क किया हुआ है, किस तरीके से उन्होंने इसको शेप अप किया हुआ है। पूरा टोटली अ पीस ऑफ आर्ट ही हैज़ शोन इनटू हिज एबिलिटीज़। एंड अगर अब यहाँ से देखें तो ये देखेंगे रास्ता दिया हुआ है एक चीज़ का। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनोवेटिव चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, और इसको हम इस तरीके से लेके एक बच्चे को लेके वो वो जा सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, मतलब कि वो खेल सकता है इसके साथ। और बीच में अगर आप देखें, इसको जूम करा के मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कैंडल लगाई हुई है रोशनी के लिए। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आगे आए हैं जो कि नॉर्मली हमें नहीं मिलता। एक आइडिया सोच के एक चीज़ को सेल करना, इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगी कि अपने आप आइडिया को बेच रहे हो, पहले इसको बना रहे हो, उसके बाद उसको पूरा फॉर्म में लेकर आ रहे हो, ग्लू कर रहे हो, उसके बाद उसके धागे के साथ उसको छोटी छोटी चीज़ें उसकी बना रहे हो, और वो फिर 20 रुपये में, 30 रुपये में, जहाँ आपको इशारों में देखते हैं लोग बेच रहे होते हैं, वहीं ये साहब भी बैठे बेच रहे हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो ऐसे सब लोग हमारे लिए खराज तहसीन पेश करने के काबिल हैं कि जो लोग अपनी मदद आपके तहत, ना वो भीख मांग रहे हैं किसी से, ना वो किसी का घर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि भाई मेरी मदद करो, वो अपनी मदद आपके तहत वो इन सब चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्राफ्ट कर रहे हैं और बेच रहे हैं। व्यूअर्स, ऐसे एक शख्स जिन्होंने अपने क्राफ्ट के जरिए ना सिर्फ अपने आप को मनवाया है बल्कि अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस क्राफ्ट के पीछे कौन सा चेहरा है, हम आपको मिलवाते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ शहबाज अहमद को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इतना खूबसूरत हुनर, इतना क्राफ्टमैनशिप, ये तो अब देखने को ही नहीं मिलती जो आप बना रहे हैं। ये तो हमारी हाथों की मेहनत है, बस हुनर है हमारा। तो मुझे बताएं शहबाज साहब, ये कब से कर रहे हैं ये काम? ये हम तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। तो क्या वजह थी आपने ये जब काम शुरू किया ये सारे क्राफ्ट्स का? ये बस महंगाई की वजह से
और कोई हुनर नहीं था पास, इसलिए पहले रेडी लगाते थे, उसके रेडी में फ़ायदा नहीं था, फिर ये काम शुरू कर पहले क्या करते थे आप? रेडी लगाते थे। किस चीज़ की? आलू चने की। आलू चने की रेडी लगाते थे, तो उससे उसमें फ़ायदा नहीं था, बस क्यों, क्या घर वजह में थी? गैस नहीं है, गैस की प्रॉब्लम थी, उसके लिए फिर हमने वो काम छोड़ दिया, प्रॉफिट नहीं थी। तो कितने अरसे से आपने रेडी लगाई है? वो तकरीबन मैंने 10 साल लगाई। 10 साल लगाई है। जी और उसके बाद अब आपने ये काम हाँ शुरू जी, किया। ये काम शुरू किया। ये आपने कहाँ से सीखा, आइडिया कहाँ से आया? ये बस एक उस्ताद था, वो सिखा के गया, कहाँ पे? कराची से। कराची? आप कराची गए थे सीखने के लिए? नहीं, इधर ही था, वो लाहौर में था, उससे मैंने सीखा। अच्छा, उनसे सीखा जी आपने? हाँ जी, उसको मैंने 50,000 रुपया दिया, उसने सिखाया। अच्छा, आपने उनको 50,000 रुपया दिया सीखने के लिए, जी और आपको वो सिखा के गई है? हाँ जी। तो उसके बाद अब इसको आप कहाँ बेचते हैं, ये घरों को? ये बस गली मोहल्ले में। गली मोहल्ले में? हाँ जी, इसको रोज़ नया एरिया चाहिए, नए एरिया में रोज़ बिकेंगे। क्यों एक जगह पे क्यों नहीं बिक सकते ये? आज जिस बच्चों ने ले लिए, कल उधर वो बच्चे नहीं लेंगे। अच्छा, जी, रोज़ नई जगह पर जाएंगे तो अच्छी सेल होगी। आप कितने का बेचते हैं ये घर? ये हम 30 रुपये का बेचते हैं। 30 रुपये का बेचते हैं, तो इस पे कितने की मेहनत आती है? तकरीबन 25-26 रुपये आती है। 4 रुपए के मुनाफे में बेच बस देते हैं? अभी गत्ता है, लोग इतना महंगा नहीं लेते, 40 का नहीं लेते, 50 का नहीं लेते, 30 का भी मजबूरी देना पड़ता है। आपको इस पूरे चीज़ की जो कॉस्ट आती है वो आती है 25 रुपये आती है? जी, तकरीबन 25-26 रुपये रुपये आती है। हाँ जी आप 30 रुपये में बेचते हैं? जी। तो आप दिन में कितने बेच लेते हैं ये? ये तकरीबन बेच लेते हैं 40 या 50। 40 या 50, 700-800 रुपया मिल जाता है जी इसका? हाँ जी। और 700-800 रुपये में बच्चों की 2 टाइम रोटी बहुत मुश्किल से पूरी होती है। कितने बच्चे हैं आपके? 3। बीवी है आपके हाँ साथ? जी हाँ जी। वो क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, वो घर में ही होती घर में होती हैं? है। जी, तो ये बनाता कौन है आपके साथ बैठ के? बच्चे भी बनाते हैं, बीवी भी बनाती है, मैं भी बनाता हूँ, सब मिल के मेहनत करते हैं, फिर सब जाके मिलके बनाते पूरा हैं? दिन में 40-50 भी तैयार होते हैं। और आप लेके जाते हैं? जी, फिर हम बेचने के लिए लेके जाते हैं। तो आप इसको किसी जगह पे होलसेल पे क्यों नहीं देते, ताकि आपकी रोज़ की रोज़ आपको इनकम आए? अगर एक एक घर घर जाके बेचेंगे तो ये तो बड़ा मसला होगा आपके लिए। और जेल में कभी कभार कोई फ़ोन कर देता है जिसको सालगिरह के लिए चाहिए या शादी ब्याह के लिए चाहिए। क्योंकि ये डब्बे तो इस्तेमाल होते जी, हैं। मेहंदी के लिए भी ये रस्म चलती है, हाँ। कैंडल लगी हुई है, मेहंदी में भी कैंडल लगती है, शादी ब्याह में भी चलती है, बर्थडे में भी चलती है, और उसके वगैरह लोग ऐसे भी लेते हैं जिनकी वो ना होलसेल की दुकान है मेहंदी वगैरह की, उधर भी हम देते हैं। उधर भी आप देते हैं? जी। तो सीज़न में कितना आपका सेल होता है, और जब सीज़न नहीं होता तब कितनी सेल होती है? बस अभी तकरीबन गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा होती है, और सर्दियों में थोड़ी, सर्दी की वजह से बच्चे घरों से कम निकलते हैं बाहर, फिर कम हो जाती है। कम हो जाती है आपकी? जी आप मुझे एक बनाना दिखाएंगे कि आप कैसे बनाते हैं? हाँ जी। ये तो इतनी खूबसूरत आर्ट है, अगर आप लोगों तक को सिखाएं तो इसे तो आप रोज़ मतलब ये काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, अगर आप ये प्रॉपर तरीके से किसी को सिखाएं तो। हाँ जी, सिखा सकता हूँ सबको। अच्छा, ये कैसे बनाते हैं? ये आपने गत्ते को पहले क्या किया? ये गत्ते को हमने उल्टी साइड पे रख दिया। ठीक है। इसके ऊपर हमने पेपर स्टेपलर करना है। ये ऐसे? जी, ऐसे ये दिखाइए, आपने गत्ता लिया है और गत्ते को आपने ये कटिंग ये कैसे कटिंग होती है? ये कटिंग हमने घर में मशीन रखी है। लेज़र मशीन रखी हुई है? नहीं, डाई होती है इसकी। डाई होती है, वो रख के आप कटिंग कर लेते हैं? हाँ जी। ठीक है। अब बताएं, अब आपने आगे क्या किया है? ये हमने पेपर लगाया है, स्टेपलर की। पेपर स्टेपलर कर लिया, जी। ठीक है। बस अब ये कितनी देर में आप बना लेते हैं? ये तकरीबन 4-5 मिनट लग जाते हैं इसमें। 4-5 मिनट में एक घर जो ये डब्बा ये तैयार हो जाता है? जी, तैयार हो जाता है। ठीक है। तो ये आप इतने सारे जो हैं, अगर आपके पास 30 या 50 डब्बे हैं, तो यहाँ पे कहाँ, किस ट्रांसपोर्ट पे आप लेके जाते हैं? ये हम रक्शे वगैरह में ले जाते। रक्शे वगैरह में लेके एक जगह पे आप बैठ जाते हैं जाके, हाँ जी। और वहीं बेच देते हैं? जी, अच्छा। इसे तो भी गली मोहल्ले के चौक में बेचना पड़ता है। जी, कौन कौन से इलाकों में आप बेचते हैं इसको?
ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए अगर किसी ने लेना है तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? अच्छा, वो बदानी बाग में, अच्छा, बादामी बाग गड़ी शॉप में, में। चाइना स्कीम में, क्रीम पार्क में। अच्छा, सब जगह। जी। ठीक है। अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? आपका टेलीफोन नंबर है, जी हाँ जी। उस पर रब्ता करेंगे? हाँ जी। आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ बनाया हुआ है या कोई? ऐसा वगैरह कुछ नहीं बनाया। ठीक है। आप इसी बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं कि अगर आपका ये बिज़नेस नहीं चलेगा तो आप कुछ और करना चाहते हैं? क्या है आपका इरादा? क्या सोचते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा काम भी चलता रहे और पार्ट टाइम कोई जॉब मिल जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह करे वो भी करता रहो साथ तो में। आप पहले सबसे पहले क्या जॉब करते थे आप? जब आप चने लगाते थे उससे पहले क्या करते थे आप? ये शुरू से वो चलने लगा। अच्छा, शुरू से चने लगाते जी। थे। तो आप अगर कोई आपसे रब्ता करता है और कहता है आपको बल्क में या स्कूल कॉलेजेस में आप ये आर्ट बना के दें, हाँ जी। या आप शादी वाली दुकानों में ये आर्ट अपना बना के दें, तो आप काम करेंगे उनके साथ? हाँ जी, क्यों नहीं करूँगा। करेंगे। हाँ जी। ये तो आपने विद इन वाकई 3-4 मिनट में आपने पूरा हाँ जी, ये बॉक्स माहौल बना बना दिया है। दिया। अच्छा, पहले आपने सीखा और अब आप खुद बना रहे हैं। हाँ जी, खुद बना रहा हूँ। तो व्यूअर्स, बात ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से कारीगर हैं, क्राफ्टमैन हैं, मेहनतकश लोग हैं जिनके हाथ में कहते हैं ना कि दे हैव मैजिकल हैंड्स। उनके हाथ में ना सिर्फ हुनर है बल्कि आप देखिए कितनी खूबसूरत सफाई है, कितना टैलेंट है। उनको पता है कि उन्होंने कैसे एक मॉडल बना के घर का, ये घर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये अगर मेहंदी का कोई फंक्शन होता है उसमें ये मोमबत्ती जला के एक मेहंदी का भी एक शबी दी जा सकती है, और भी इसको एक साइड डेकोर भी रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को बनाया है, आइडिया जनरेट किया है, और हम लोग जो हैं वो सब समझते हैं अच्छा ये क्या है, ये कोई लेने वाली चीज़ है, मगर इनकी पीछे एक पूरी मेहनत है, पूरी एक स्टोरी बोर्ड है इनके पीछे। तो आप लोग अगर इनको देखते हैं, लोगों को जो कि घर बेच रहे होते हैं, डिफरेंट तिनकों से बनाई हुई चीज़ें बेच रहे होते हैं हमारे फुटपाथ्स पे, हमारे सिग्नल्स के ऊपर, तो आप लोग खुदा इनको धत्कारें ना, बल्कि इनके छोटे से मुआवजे के तौर पे इनसे चीज़ें ख़रीदें ताकि ये इनकरेजमेंट हो। ये सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है एंटरप्रेन्योर्स का, ताकि ये जो छोटे लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर्स आगे आना चाह रहे हैं और जो कि अपना काम बढ़ाना चाह रहे हैं, हम सब मिलकर इनकी मदद करें। इससे ना सिर्फ हमारा माशरा मुस्तहकम होगा बल्कि ये इकनॉमिक फैक्टर्स के लिए भी एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पूरे मुल्क की इकॉनमी रेज़ अप होगी। मांग के कुछ नहीं है, ऐसे काबिल लोगों से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसे काबिल लोग ही हमारे मुल्क का सरमाया है। तो आप मुझे बताएं कि ये 4 मुझे आप कितने का देंगे चारों? ये 4 मिलेंगे आपको 120 रुपये। 120 रुपये में। तो अगर मैं ज़्यादा पैसे दूँ फिर आप बना देंगे मुझे? हाँ जी, बना दो। और अगर मैं आपको ये 50 रुपये या 60 रुपये का एक ले लूँ आपसे? हाँ जी, मिल जाएगा। दे देंगे आप मुझे इतने में? हाँ जी, तो उतने में देंगे आप मुझे? नहीं, मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो एक बड़ा स्टेप काउंट करती हैं। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम हुनरमंदों को सीक आउट नहीं करते, हम क्राफ्टमैन को हमेशा से पीछे देते हैं, उनकी दिहाड़ी पूरी नहीं देते। कहा यह जाता है कि मज़दूर के पसीना खुश्क होने से पहले उनकी दिहाड़ी उनको दे दी जाए। तो ये सब जो चीज़ें, हम लोग भी मज़दूरी करें, मगर ये जिस लेवल में मज़दूरी करें ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये वाकई उनका हुनर है और इसको काउंट करना चाहिए। ये टैलेंट है, टैलेंट हर इंसान में नहीं होता। और इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ऑडियंस कि आप लोग ऐसे लोगों से रब्ता करें, इन लोगों की छोटी छोटी चीज़ें सीखें, और बल्कि ना सिर्फ खुद सीखें, आगे आने वाली जनरेशन को सिखाएं, क्योंकि ये डाइंग आर्ट है। अगर ये डाई हो चुकी आर्ट तो ये कोई आपको पूरी किसी ना किसी नस्ल में ये आर्ट नहीं मिल पाएंगी। तो व्यूअर्स, ये हैं शहबाज अहमद साहब और इनका आपने आर्ट देखा, और मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है, मेरी इन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनका साथ दें, इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें, ये अपना जो आर्ट है ये वहाँ आगे प्रोसीड कर सकें, आगे फैला सकें,
और इनको काम दिया जाए ताकि ये अपना अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सके, क्योंकि आजकल जो ज़माना है, जो हालात हैं, उसमें एक आदमी की कमाई से पूरा घर नहीं खा सकता। तो अगर हम मौके देंगे इन लोगों को तो ये एक सोसाइटी ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी बल्कि एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। तो व्यूअर्स, जो लोग देख रहे हैं, आप लोग इनकी मदद करें। हम इनका नंबर स्क्रीन पे चला रहे हैं। आई होप आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करेंगे और हमसे जो हो सका हम वो करेंगे। ये तो था हमारा एंटरप्रेन्योर सेगमेंट। आई होप यू लाइक इट। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेते हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे कि आज के मेहमान ख़ास कौन से हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। थैंक यू। सो इट्स ऑलवेज बीन अमेजिंग। मैं आपको व्यूअर्स बताती चलूँ, आज जो हमारे मेहमान ख़ास हैं वो प्रोड्यूसर भी हैं, वो कंपोज़र भी है, म्यूज़िक भी है, और उनको किंग्स ऑफ स्ट्रिंग्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने कौमी तराना बहुत से मुख्तलिफ अंदाज में बजाया हुआ है। और वो बहुत से पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर और ख़ुद भी बड़े नामवर हैं, मगर नामवर गुलकारों के साथ प्ले ऑन कर चुके हुए हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम हो, आतिफ़ असलम साहब हो, या और भी बहुत से बड़े नाम हो, तो ही हैज़ प्लेड विद देम। तो वी वुड इन्वाइट एंड वेलकम आमिर अज़हर। थैंक यू सो मच जी। कैसे हैं आप आमिर? मैं ज़बरदस्त। ठीक हैं आप? थैंक यू टू इनवाइट मी हियर। नहीं, प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। और उनके साथ हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो कि हमारे दूसरे मेहमान ख़ास हैं, उनके आप OST सुनते हैं डिफरेंट ड्रामास पे, और वो प्लेबैक बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो बिछड़ गए, हम बात करें मोहम्मद गुमशुदा, और हम बात करें बेकदर की, तो उनकी आवाज़ हमें सुनाई दी जाएगी। तो आई वुड लव टू इनवाइट सिप्ते हसन। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम सिप्ते, हाउ आर यू? I'm good. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। Thank you for having me. और म्यूज़िक से तो वैसे ही हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमें लगता है कि हमारा शो कंप्लीट ही नहीं होता जब तक कोई ना कोई चीज़ म्यूज़िक ना बीच में ऐड ऑन हो। तो आप लोग इकट्ठे आजकल कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एज आ म्यूज़िक प्रोडक्शन और लाइव सेशंस में मैं आतिफ़ असलम के साथ परफॉर्म करता हूँ वर्ल्ड वाइड। और म्यूज़िक प्रोडक्शन में सिब्बत और मैं मिलके OSTs के ये कंपोज़ करते हैं, लिखते भी हैं, और म्यूज़िक में मैं जो हेल्प हो सकती है मैं साथ साथ इनके साथ कर रहा हूँ। मैं आई स्टार्टेड ऑफ एज अ सिंगर, और उसके बाद एल्बम एक किया जिसमें बड़ा प्यार मिला लोगों से। उसके बाद आई थॉट कि आई शुड गेट टू द नेक्स्ट लेवल, और OSTs ऑफ फिल्म्स में गाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे कि यू शुड गो टू प्लेबैक सिंगिंग। फिर एज़ यूजुअल अपॉर्चुनिटी किसी ने नहीं दी। एल्बम के टाइम बड़ी तारीफ़ें होती थी, फिर सब एवरीवन डिसअपीयर्ड। फिर वही मैं और मेरा अल्लाह, और अल्लाह ने करम किया। देन उसके बाद मैंने लिखना, कंपोज करना एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, कंपोज़र, सॉन्ग राइटर, ये सारा उसके बाद मैंने शुरू किया। लाला और मैं पहले दिन से साथ ही हैं। सब चले गए, लाला रह गए। बाद में बहुत से लोग आए। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर चैनल्स, तो बहुत से लोग आए। बहुत से और भी हैं म्यूज़िक प्रोग्रामर्स जो, लेकिन लाला इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर।
गाइड भी करते हैं, बहुत सी चीज़ों में साथ भी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। एक्सपीरियंस्ड भी हैं। मैं कोई काम इनके साथ ना भी कर रहा हूँ तो मैं इनसे मशवरा कर मशवरा लेता लेते हूँ। हैं। लाला मैं आपने दोनों वो सिर्फ भी गाना कब से शुरू किया, लाइक हाउ लॉन्ग इट वाज बैक? मैंने प्रोफेशनली या वैसे ही गुनगुनाना? नहीं, प्रोफेशनली। प्रोफेशनली मेरा पहला एल्बम 2016 में आया था, तकदीर के नाम से। उसमें गाने लोगों को पसंद आए काफ़ी, कॉन्सर्ट्स एंड ऑल दैट। फिर एक टाइम आता है आप सोचते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, बिकॉज यू कैन जस्ट गो राउंड इन सर्कल्स। एवरीवन हैज अ नेम। Yeah, so then I just, step back from shows and concerts. I need to go, कहाँ कहाँ आपने कॉन्सर्ट्स किए थे? मैंने पंजाब कॉलेजेस के सलीम कामरान साहब से बड़े कॉन्सर्ट्स किए, फिर इंटरनेशनल कुछ इंटरनेशनल नहीं किया था मैंने कोई, नहीं किया था। बट जब मैं न्यूजीलैंड से वापस पाकिस्तान मूव हो रहा था तो आई एक्चुअली सिंगिंग मैंने स्टार्ट ही न्यूजीलैंड में की थी, वहीं के स्टेज पे, वहाँ के म्यूजिशियंस मोस्टली इंडियंस ही थे, तो उन लोगों ने बड़ा हेल्प किया, सपोर्ट किया। वहाँ बट आपने वो जगह क्यों छोड़ी जहाँ इतनी सैचुरेशन नहीं थी? पाकिस्तान में देयर वाज लाइक सो मच सैचुरेशन कमिंग इन इंडस्ट्री विद सच अ बिग सैचुरेटेड मार्केट। डू यू थिंक यू विल बी रिकग्नाइज्ड एज अ गुड सिंगर? आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट जो होगा वो ये नहीं सोचेगा कि वो उस आर्टिस्ट बड़ा जुनूनी होता है, पागल सा होता है। हम लोग डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, हम लोगों का ये होता है कि बस ये करना है तो करना है। आप उसमें प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं देखते। तो न्यूजीलैंड में आपने अपनी ऑडियंस बनाई? एक्चुअली मेरी ऑडियंस थी ही न्यूजीलैंड, एक्चुअली वहाँ पे थी। यहाँ आया तो मुझे आई हैड टू गो थ्रू अ प्रोसेस, रगड़ा, वो बड़ा लंबा था। प्लीज बताएं हमें रगड़े के बारे में। नहीं, रगड़े के बारे में नहीं बता सकता। मजा आएगा ना, क्योंकि पता लगे। जब आई थिंक 2016 में आप आए थे ना जी, 15 में शिफ्ट हुआ, 16 में। आपको आमिर अजहर साहब कैसे मिले? मैं वही बताने लगा था कि हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड थे, बाबर खन्ना साहब, जो कोक स्टूडियो में ढोलक भी प्ले करते रहे काफ़ी अर्सा। उन्होंने मुझे एज अ क्लाइंट मिलवाया इनके साथ। तो ये तब नए नए आए थे, तो इनके लिए मैंने गाना कंपोज किया था। क्या था गाना? आजा वे, वो इंडिया स्पीड रैकेट से रिलीज़ हुआ था। स्पीड रैकेट से रिलीज़ हुआ था, वो मैंने गाना इनके लिए कंपोज। तो मेरी वो फर्स्ट अट्रैक्शन थी इनके साथ। तो उसके बाद फिर आपको कुछ लोग होते हैं, आपकी केमिस्ट्री बन जाती है, आप मिलें या ना मिलें आपको अच्छे लगते हैं। तो मेरा सिबत के साथ शुरू से ऐसे ही रहा है कि वो मेरे से काम करे या ना करे, लेकिन वो मुझे हमेशा अपने भाइयों की तरह लगा। हमारा रिलेशन एक काम से बियॉन्ड होता है हमेशा। हाँ, तो हम काम भी जब आया भी ही कर रहे हमारे होते हैं, दिमाग वो में हम बड़े अपने रिलैक्स मोड में कर रहे हमारा होता है जी, काम हो रहा है, हम आपस में कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन हमारा रिलेशन काम से बहुत ऊपर है। जब ये आया था तब इसको इतना ज़्यादा म्यूजिकली नो हाउ नहीं थी कि कंपोज कैसे करते हैं, लिखते कैसे, इतना नहीं था। गाता अच्छा था, इसका टोनल टेक्सचर बहुत अच्छा है और अपना एक इसका यूनिक सा टोन है जो आपने ओएसिस में सुना है। मोहब्बत गुमशुदा के गाने सारे हमने बैठ के किए। और उस आहिस्ता आहिस्ता जब इसने एक एल्बम की, एल्बम रिलीज़ हो गई इसका, क्योंकि न्यूजीलैंड आना जाना भी था, उधर जाके वहाँ के मामला अलग, पाकिस्तान में एक कैरियर बनाना, सारी चीज़ें छोड़ के इधर आना, अपना करियर छोड़ के आगे कैरियर बनाना, आगे कैरियर, ये वो बना हुआ था ना एक ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। मैं इसको इस बात इफ्तिखार खान साहब जो डायरेक्टर हैं टीवी सीरियल्स के, उनके नेफ्यू मेरे पास दुबई से आए। ये उस वक्त की बात है जब मैं सब रैप अप करके पाकिस्तान आने वाला था। ही वेंट टू माई ऑफिस विद मी एंड ही सेड कि ब्रो ये जॉब छोड़ के वापस पाकिस्तान जा रहे हो? इट वाज अ वेरी वेरी हाई फाई मैनेजमेंट जॉब। मैंने कहा हाँ जाना। ब्रो डोंट डू दैट। फॉर म्यूजिक आई कुड डू एनीथिंग। या मेरे घर वालों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। स्टार्ट ऑफ एज मैं कॉलेज में था और स्कूल के बाद मैंने घर वालों को कहा, मुझे किसी ने कहा कि गाते अच्छा हो यार, गाना निकालो। इट्स अ फनी स्टोरी। तो मैंने कहा किस तरह गाना बनेगा? उन्होंने कहा 50,000 का गाना बनेगा, 50,000 का वीडियो बन जाएगा। मैंने कहा बस हो जाएगा। मैंने घर जाके 1 लाख रुपया दे दें। उन्होंने कहा एग्जैक्टली इसी तरह घर वाले हंसे, क्या करना है लाख रुपया? मैंने कहा 50 का गाना बनवाऊंगा, 50,000 का वीडियो, हिट हो जाऊंगा, पैसे वापस कर दूंगा। अब आई वाज, मेरा कैनवस वो एमेच्योर थे ना, अभी आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा देखो हमारी फैमिली में मोस्टली जो लाख रुपया था वो कितने लाखों में कन्वर्ट हो गया ये भी बताएं। वो 1 करोड़ से ज़्यादा में हो गया। 1 करोड़ से ज़्यादा। 6 म्यूजिक वीडियोस मैंने न्यूजीलैंड, मतलब मैंने न्यूजीलैंड में जो वहाँ पे कमाया बनाया वो सारा एल्बम पे ही लगा दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद आए भी मुझे पैशन। ये पैशन किस चीज़ का था? म्यूजिक के लिए? पैसों से अभी भी कोई इतना खास लगाव नहीं है मुझे। आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं। वो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आ जाते हैं। मुझे एक होता है कि मेरा काम है ना, बस उसमें मेरी इज्जत अल्लाह पाकिस्तान से बाहर से आता है ना, उनको हमेशा पाकिस्तान वाले लूटते हैं, है ना? ऐसी होती है क्योंकि उनको बाकी नो हाउ नहीं होती। मुझे टू बी ऑनेस्ट वैसे लूटा किसी ने नहीं। मेरे जैसा बता रहे हैं तो
क्या आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि आपको किसी इंडस्ट्री वाले ने कहा यार इससे बना दो, इससे बनवा लो? नहीं। अक्सर होता है ना, इससे बनवा लो, इससे कंपोज मैं करवा लो। एक ही बंदे के पास गया था, आई वोंट नेम हिम। एक ही बंदे से मैंने पूरा एल्बम बनवाया, उसने मेरा एल्बम बनाया, लेकिन डिफरेंसेस कहीं और जाके आ जाते हैं ना। लारे लप्पे में कि आपको लॉलीपॉप दे दे और कई साल तक वो लॉलीपॉप आप पकड़ के घूमते रहें, तो देन अ टाइम कम्स कि यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। बिकॉज आमिर भाई लाला के साथ शुरू से 2011 में वी फर्स्ट मेट। एक्चुअली इसकी एक बड़ी अच्छी बात है कि गिव अप नहीं करता, कुछ भी हो जाए ये गिव अप नहीं करता। और मैं एक जब पहला सॉन्ग किया उसके बाद हमारी मुलाकात भी चलती रही, इसने एक एल्बम की, फिर एक छोटा सा लंबा सा गैप आता है और इसकी मेरी मुलाकात एक कॉन्सर्ट पे दोबारा होती। अच्छा। और इसने मुझे वहाँ पे ना, मैं जा रहा था, उसने मेरी गिटार पकड़ के, तो मैं आपको ड्रॉप करता हूँ पार्किंग तक, आप चलते मेरे से। चलते चलते इसने रास्ते में मुझे 2-4 कंपोजिशन सुनाई, मैं रुक गया। मैं कहा तूने बनाई? कहता है। मैं कहा लिखा किसने? कहता है। मैं कहा अब कल आओ मेरे पास स्टूडियो। दैट्स हाउ वी तो स्टार्टेड। मैं बड़ा अमेज हुआ कि इसने एकदम एक कंपोज करना, इट्स नॉट इजी थिंग ना, कि आपके अंदर सुरों को लिरिक के साथ एक प्रॉपर आइडिया बना के कंपोज करके, एक तरीकाकार होता है वो, आप समझा नहीं सकते, कुदरती एक चीज़ होती है किसी के भी अंदर हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप म्यूजिकोलॉजी की हो तो आ जाएगा, ये कुदरती चीज़ है एक। हाँ। तो आप इसमें दोनों वो एक दूसरे को क्लिक हो गए। ऐसे ये ही। क्लिक तो पहले दिन से, हाँ। मतलब हम कहीं कहीं घंटे एक दूसरे के साथ बैठे रहें, कोई बात नहीं करते। कोई डुएट किया आपस में साथ? नहीं, मैं गाया तो कोई नहीं। डुएट नहीं किया अभी तक? नहीं, एक ओएसटी में सर, गाला गाते ही नहीं मेरे साथ। एक ओएसटी अंतुल हयात का जो हमने किया था, उसमें एक बस एक उसमें मुखड़ा सा गया था शुरू थोड़ा का जो सा। पार्ट था वो लाला ने गाया हुआ। हमें क्या सुनाएंगे? कुछ तो सुनाए, ऐसे मजा सुना ही दे नहीं आ लाला। रहा। Hey, मुझे याद clapping. भी नहीं मुझे याद भी नहीं। नहीं, अच्छा वो आपको गाने भी सुनाएंगे। अच्छा, प्ले करके दिखा दे, हम प्ले करके सुन वो लेते हैं। मुझे वैसे याद वो क्या था, बिछड़ जना दे यार। स्केल अब मुझे पता नहीं क्या क्या। अस्थाई वो थी ना, जो भी भूल, अंतुल हयात का ओएसटी था। अंतुल हयात का जो ओएसटी है उसका, अंतुल हयात का ड्रामे का ओएसटी का एक शुरू का एक पार्ट था। बिछड़े ना यार किसे दा, रोग लग जावे, रात तक दियां अखियां नू, रा नजर ना आवे। So this was the short line of that part. ये आप लोगों ने इकट्ठे किया? ये मैंने आगे अकेले गाना ने गाया शुरू- था, जब- आगे आगे आप फिर गए ना?
किचन की तरफ। Sure. फिर हम बात करेंगे ये गाना आपने कब बनाया, किसने कंपोज किया, किसने डायरेक्ट किया, और आप भी आ जाए मैं आया हूँ। प्लीज़। नाश्ता जो है वो हमारा तकरीबन रेडी है। और अनम Awesome. आप इधर आ Thank जाए, you. इधर आ जाए, ज़बरदस्त। आप आएं। क्योंकि हमारा जो कैमरा है ना वो सामने से फेस कर रहा है, तो आप इधर आ जाएं। ये गाने के बाद खाना is a हाँ, बिल्कुल better ज़रूरी है, option. गाना और खाना साथ साथ ही होता है। तो अनम आपने क्या बनाया पहले? जी क्रिस्पी फ्रेंच टोस्ट, और साथ में आज हमने चिकन चीज़ स्टफ्ड ऑमलेट बनाया है, और साथ में ब्रेड मैंने रख दिया। आप चाहें तो ब्रांड खाएं या समरीन ब्रेड खाएं, जो भी आपका दिल करता है किसी किस्म की। इनफैक्ट आप ये जो ऑमलेट है इतना फुलफिलिंग है कि आप इसको अगर अकेला भी इंजॉय कर सकते हैं। filled with chicken and, फिल्ड you विद know. चिकन, प्लस इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं और हेलोपिनोस भी हैं। So जब आप Anam उसको does कट करें, amazing work. She is amazing into kitchen and culinary stuff. और आप प्लीज़ अगर प्लीज़ चखें और हमें बताएं कि Smells आपको so good actually. कैसा लगा आपको। प्लीज़ हैव अ ब्रेकफास्ट विद अस। Looks आपने very गाना गाया उसके बाद Thank you. ये ब्रेकफास्ट बनता है. ये लें जी। थैंक यू सो मच। Thank you. ये आप Please, ladies first. No, I'll have my coffee. You just start it off. Sure. Yeah. Okay. अनम ये इसकी रेसिपी तो तुमने इसको बताई थी, और जी अब मैं egg is उसकी like बिल्कुल उसकी आपको रेसिपी बता देती हूँ। उसमें हमने बॉइल्ड चिकन ऐड किया है, Well, you're gonna उसके like अंदर चीज़ है, साथ में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड किया है उसके अंदर, अच्छी तरीके से बीट किया है। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है, ताकि जो है ऑमलेट काफ़ी फ्लफ़ी बने। मैंने 3 एग ऑमलेट हमने आज रेडी किया है। और उसके बाद सिंपल 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर ऑमलेट को मैंने पहले एक साइड से कुक कर लिया, फिर उसके अंदर टमेटोज़ की एक लेयर सेट की है, और उसके ऊपर हेलोपिनोस की एक लेयर है, और साथ में मोज़रेला चीज़ डालकर हमने उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद उसको थोड़ी देर आप कवर करें, कवर करने के बाद आप उसको कुक करें, तो ये ज़बरदस्त बताएं जो आपने भी OST आपने जो अपना गाना गाया एल्बम का, तो solo singer. ये आपने कब रिलीज़ किया? इसको रिलीज हुए तकरीबन 3-4 दिन हुए. अच्छा 3-4 दिन हुए हैं, तो ये 3-4 हमारे दिन। सेट से लॉन्च हो रहा है फर्स्ट टाइम? जी, मतलब जी, है जी। ओह ओके नाइस। वीडियो इसका बड़ा सिंपल सा मैंने किया है, कनाडा में किया है, बाय द साइड ऑफ अ लेक. उफ बहुत ज़्यादा ठंड थी. इसको प्रोड्यूस, सिंगिंग, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स सब मैंने किया. इसकी म्यूज़िक प्रोग्रामिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग आकाश परवेज़ ने की. इज़ ऑल्सो लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी. ठीक है। वेरी वेरी स्वीट गाय, वेरी टैलेंटेड गाय. मोस्टली तो लाला ही करते हैं और मैं, लेकिन इस गाने की He's a part of team. लाला वाज इन, ये भी एक स्टोरी He है. was a part of it, by the way. Yes. He was listening the Yeah. music you've been like Yes. composing around. Yes. लाला आप इतना ट्रैवल करते हैं तो आपको खाने के इश्यूज आते हैं? आते तो हैं, बिल्कुल आते हैं. क्या खाते हैं आप? सॉरी, मुझे बहुत सी स्टोरीज याद आ गई लाला की. Most of the कॉल time, आती है. जब हम USA या कनाडा एयरपोर्ट्स पे जब ज़्यादा ट्रैवल हो रहा होता है तो फिर वेज ही ज़्यादा खाया जाता है. यहाँ फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. अच्छा। आई अवॉइड मीट्स लाला आप की कुछ कहना स्टोरीज, चाह रहे हैं? मैं जी, ये कहना चाह रहा था कि लाला की अक्सर कॉल्स आती हैं कभी कहीं हाँ. कभी, यार बहुत से आप थे, खाने कुछ नहीं लग रहे हैं. तो खुद बनाते हैं, खुद कुकिंग करने आते हैं? थोड़ा बहुत सीखा है? मुझे आती है, लेकिन मैं बहुत लेजी हूँ इस मामले में. अच्छा खुद नहीं बनाते आप? नहीं. करते भी नहीं है? एक दफ़ा हुआ था, Same here. I've been in Karachi for Coke Studio for I think 2-3 months. तो वहाँ पे होटल्स का खा के तंग आ गए. हाँ. आई कॉल बैक टू होम माई वाइफ, मैं कुछ बनाना, मुझे गाइड करो. मैंने फिर उनसे डायरेक्शन लेके खुद ही क्या वहाँ बनाया पे था? धनिया मुर्गी. धनिया मुर्गी? हाँ, ये भी बड़ी डिफरेंट डिश है, यानी धनिया मुर्गी. यानी आप उसको देसी मुर्गी के साथ ऑर्गेनिक और धनिया और देसी घी के साथ उसको आप खा सकते हैं. मैं इनका गूगल पे रिव्यू हो सकता है हमारे को? तो आई वुड लाइक टू गिव यू, मैं तो गूगल पे रिव्यू देना चाहूँगा. You can give the review on our 5 set star. and you can Yeah, give the yeah. review, you know. ऑनेस्टली 5 स्टार. Really? Yes. बहुत ही मज़ेदार. और जो बैलेंस आपने रखा है एग का और चिकन का और चीज़ का, इट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. आपने सुबह सुबह आपको भूखे लोगों को नाश्ता नाश्ता कराया. कराया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो बिल्कुल, मच. बहुत हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम आपको नाश्ता करा रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सुन भी रहे हैं. व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो. अभी बातों का सिलसिला जारी है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है. स्टे ट्यून्ड विद अस. गुड मॉर्निंग धनक. तू इब्तिदा है, तू इंतहा, जुबां पे रहता विर्द तेरा. तू है ज़मीं, तू ही है आसमां, तेरे सिवा अब जाना कहाँ. तू
रास्ता, तू ही है रहनुमा, तू ही मेरे ख्वाबों का जहां, तू है इबादत, तू ही दुआ, मिला मुझे रब की है रजा, तू इब्तिदा है तू इंतहा, ज़ुबां पे रहता विर्द तेरा। Wow. Such a nice unplugged session by the थैंक way. यू। Very nice. दिस वाज द सॉन्ग फॉर हम टीवी। अच्छा, आपने उसके लिए गाया था। ये भी मोहब्बत गुमशुदा मेरी जो आया था ना, बिल्कुल, खुशहाल और OST दनानी आया। का, इसमें 24 गाने मैंने बना के दिए। अच्छा, आपने 24 गाने बनाए हैं। 3 गाने, एक रॉक, एक अनजान सफ़र, वो भी आपको सुना। और आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे तो सारे फेवरेट हैं। मेरा फेवरेट ओनली ड्रामा है जिसमें इतने सारे Because ओएसटी it's- एक ही इतने ड्रामे के ज़्यादा, अंदर 24 OSTs एक ही एक ड्रामे। सिंगर एक ही की लाइफ ड्रामे पे के है ना। अंदर। अच्छा, ये सिंगर की लाइफ पे बनी हुई है। हाँ, तो और इसमें कुछ हमें सुनाना इसमें चाहेंगे? इसमें एक और है, अनजान सफर। अनजान सफ़र भी सुना देते हैं। एक वो लाइव सुना देते हैं मुखड़ा, वो जो है ठंडी ठंडी हवा और साथ तेरा बाखुदा, ऐसे में सब भूल के चल हो जाए लापता, तेरी मौजूदगी का है जब ही नशा, ठंडी ठंडी हवा और साथ तेरा बाखुदा, ऐसे में सब भूल के चल हो जाए लापता, तेरी मौजूदगी का है जब ही नशा, थम सा जाता हर पल और थम जाए दिल मेरा। Wow. थैंक यू। Really nice. Amazing, amazing. दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ मोहब्बत गुमशुदा मेरी। Really. And there was another one which was never released actually, and उसका एक टीज़र निकला था and people loved it. In fact चाइना, UK, हर जगह से उसके जो टीज़र निकला था उस पर ही रील्स बननी शुरू हो गई। somehow वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हुआ। तो मुझे ये बताएं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले क्या तासुर था आपका, और आके आपका जो तासुर है वो बिल्कुल गलत साबित हुआ, वो क्या था? पहले जो तासुर था वो यही था कि आप जाएंगे तो सब आपको सपोर्ट करेंगे, पर जब मैं यहाँ आया तो सब ने नहीं, लेकिन मोस्टली लोगों ने सपोर्ट। किसने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता हर बंदे के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ। क्योंकि तो कुछ बातें पता है क्या है, कुछ लोगों के साथ जब एक थाली में बैठ के खाया हो, वो 4 दीवारी के अंदर बातें ही ठीक रहती। लेकिन एक चीज़ है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लोगों ने मेरा दिल दुखाया, मैं बड़ा अपसेट रहा, फिर अल्लाह ने मुझे पर्दे उठाए, मुझे चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई। मैं तो इस लायक भी नहीं था और मुझे अभी तक इस बात पे यकीन नहीं होता कि मैं खुद ही बनाता हूँ। सिंपल इन शॉर्ट ये कि आप नीयत साफ़ रखें। मैं पहले पैसे दे के गाने बनवाता था, अब चैनल्स मुझे पैसे देते हैं और अच्छे खासे पैसे देते हैं कि गाना बना के दें। तो ये अल्लाह की करम है, आप अपनी नीयत साफ़ रखें। किस म्यूजिशियन से आप इंस्पायर्ड थे बिफोर कमिंग टू द इंडस्ट्री, और आफ्टर कमिंग टू द इंडस्ट्री हु वाज योर फर्स्ट इंस्पिरेशन? नुसरत फ़तेह अली खान साहब। सुनते थे बहुत ज़्यादा उनको? बहुत सुनता था, उन्हें सुनता था। किशोर कुमार साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शुरू से, मुझे उनका वोकल टोन, उनके एक्सप्रेशन, उनके डायनामिक्स बड़े पसंद हैं। और भी बहुत से सिंगर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी, अल्लाह ताला ने हर एक को अलहदा अलहदा वोकल टोन और अलहदा अलहदा टेक्सचर दिया है। लेकिन नुसरत साहब
वो कमाल ही कॉम्पोजिशन बना देते थे। मीन्स आई शुड आमिर साहब नॉट ने तो प्ले किया हुआ भाई, आमिर जी, रज़ा साहब मैंने ने उनके साथ प्ले किया हुआ है। मेरा जो पहला लाइव कॉन्सर्ट भी था कराची में खान साहब के साथ था, तो आई वॉज वेरी ऑन टीन एज पे था। फिर उनका चूड़ियाँ में गाना था, मैंने सोचा नहीं दे गया सौगाता, वो मैंडोलिन पे प्ले किया था मैंने। फिर पल दो पल फिल्म थी खान साहब की, तो पाकिस्तान में उसी एरा में वो कच्चे धागे इंडिया में कर रहे थे और पाकिस्तान में पल दो पल को हो रहे। तो आई एम लकी कि मैंने उनके साथ काम। उसी फिल्म का गाना है करम नज़ारा। नहीं, करम नज़ारा दूसरी फिल्म थी, 1997 में आई थी, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ। उनके मेन मौसीकार जो थे वो जुल्फ़कार अतरी साहब, और उनमें ये गाना नुसरत साहब का लिया गया था अच्छा। सिचुएशन के ऊपर। अच्छा। बाकी गाने जुल्फ़कार अतरी थोड़ा सा साहब। प्ले करके हमें आप सुनाएंगे? जी, मैं खान साहब वाला। हाँ, सा वाला। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो पाकिस्तान के दो बड़े नाम जिसमें शामिल हैं सिब्ते हसन साहब और आमिर रज़ा साहब, इज़ नो कंपैरिजन के उन्होंने बहुत नाम कमाया। और आमिर रज़ा साहब की अगर आप प्लेइंग देख लें गिटारिंग, तो वो आज भी हमें वो फ़न कहीं नज़र नहीं आता। और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने प्ले ऑन किया हुआ है, यू हैव बिग नेम्स अटैच्ड विद यू। तो मुझे बताएं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ऑब्सलीट होते जा रहे हैं, जिसमें से एक ट्यूबा है, बाजा जिसको कहते थे, जी जी वो बहुत कम बजाया जाता है, सारंगी है। जी जी। और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑब्सलीट हो रहे हैं, कि इसका कोई रद्द-बदल है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि आपने हॉर्न सेक्शन की बात की, उसमें एक ट्यूबा का आपने नाम लिया, बाकी उसमें ट्रम्पेट भी आता है, सैक्सोफोन भी आता है, उसमें ओबो भी आती है, उसमें क्लारनेट भी आती है। तो ये जो हॉर्न सेक्शन है ना, ये अब पाकिस्तान में नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। हम सिर्फ सुनते हैं शादी ब्याहों में जो लोग बजा रहे होते हैं, वो एक अलग एरिया। लेकिन जिसको ऑर्केस्ट्रल जिसमें वो परफॉर्म करते थे वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में, वो अब नहीं रहे। उन्होंने अपने बच्चों को आगे बताया नहीं, स्कोप नहीं रहा उसका। और ऑर्केस्ट्रा में वायलिन, चेलो, वियोला, कॉन्ट्रा बेस, अपराइट बेस, ये अब पाकिस्तान में आपको ख़त्म हो गया, नहीं मिलते। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। चंद लोग हैं जो सचल स्टूडियो में थे, उनमें एक बड़े प्यारे भाई हैं नजात अली, बहुत अच्छा प्ले करते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, अभी बड़ी फाइट कर रहे हैं। दुनिया में बड़े बड़े ओपराज होते हैं, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा यूज़ होते हैं। यानी का वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, अच्छा नाम है उसका। ऑर्केस्ट्रा देखें आप कि इट्स ह्यूज। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप जाएं, जब म्यूज़िकल देखें जॉनर हैं, आप पॉप की एक अलग इंडस्ट्री, रॉक की अलग इंडस्ट्री, जैज़ की अलग इंडस्ट्री है, तो वो हर इंडस्ट्री में उनको सपोर्ट मिलती है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री तो है, लेकिन सपोर्ट कौन करेगा उन लोगों को? अपने आप से तो नहीं कोई करता इतने ज़्यादा कुछ। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दोनों इधर मौजूद हैं, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि अकेडमीज़ किस हद तक बननी चाहिए? हम इस डाइंग आर्ट को, इस डाइंग इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं? इसको हम ऐसे सेव कर सकते हैं कि हम नॉर्मल फैमिलीज़ के बच्चों को लें, उनको टीच करना शुरू करें, और उनको टीच करने के लिए हमें एक अदारा चाहिए, और उसमें हम फैकल्टीज़ को हायर किया जाए। गवर्नमेंट किसी को, यानी इंटरनेशनल टीचर्स आते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, जो पाकिस्तान में उनको हायर करें, उनसे लोगों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, बताएं कि ये एक आर्ट है। जैसे पेंटिंग एक आर्ट है, स्कल्पचर एक आर्ट है, तो ये भी एक आर्ट है, आपके मुल्क का आर्ट है। हम पूरी दुनिया में जाते हैं तो हम किसका नाम रोशन कर रहे होते हैं? अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं। ना हो बहुत अब ये मैं जिस तरह की
गिटार की प्लेइंग करता हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं कहता, मेरे टीचर हैं, उस्ताद हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे इंस्पायरेशन है तनवीर हुसैन जो कोक स्टूडियो में भी प्ले किया उन्होंने, दमस कलंदर में उन्होंने जो गिटार का स्टाइल चेंज किया, फिर हमारी फैमिली में जो गिटार का स्टाइल है वो आपको कहीं और नहीं दिखेगा। यानी हम गायकी अंग जो हम बजाते हैं, अभी मैं खान साहब का जो गाना बजा रहा था, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू साउंड्स लाइक अ सिंगर, लेकिन ये कहीं और नहीं सुनाया जाता। मैंने एक वर्कशॉप की यूएसए के अंदर, मैंने फिर बताया कि मैं अगर फ्रेटलेस की तरह प्ले करके दिखाऊं तो आप यकीन करेंगे कि ये गिटार जो है उस तरह का साउंड करेगी। अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, गौरव ने अप्रिशिएट किया कि दिस सम अदर काइंड ऑफ प्लेइंग, ये आपकी अपना स्टाइल है, क्योंकि हमने अपनी जो साउंड ऑफ सॉइल है हमारा ईस्टर्न जो है वो बहुत रिच कल्चर है। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि हमारे जो म्यूजिशियंस हैं वो बाहर उनको बुलाया जाता है, वो टीच करते हैं हार्वर्ड में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो ये आपका जो काम है ये हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज़ लाइक यहाँ मैं के थोड़ी लोग क्यों नहीं करते? आपको राइट कर दूं इसमें कि हमारा कोई टीचर बाहर जाके नहीं पढ़ाता, ये तो मिसकंसेप्शन है। असल में वो जाना चाहते हैं, फेस्टिवल से उनको इनविटेशन होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आपको टिकट दे दे, स्टे दे दे, बाकी फेस्टिवल में हम आपको बुला लेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी कहीं ना कहीं कल्चरल जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे लैग कर जाती है। हमारे आर्टिस्टों को वहाँ तक पहुँचाना इनका काम होता है, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो वो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं दुनिया में, दरबार फेस्टिवल है यूके में, पाकिस्तानी आर्टिस्ट बहुत कम जाते हैं। अभी आई थिंक तारिक खान साहब तबला प्लेयर जो हैं वो पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भी दरबार फेस्टिवल में परफॉर्म किया, और वो अपने ऑन पे गए हैं, पाकिस्तान को किया, पाकिस्तान को प्रेजेंट है उन्होंने, लेकिन वो अपने ऑन पे जाके कर रहे हैं सारे। हमें ये सारे आर्टिस्टों को ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से होनी चाहिए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एकेडमीज़ खोलने की फैसिलिटी नहीं है। मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी बात ही करता हूँ। मैंने वाज यंग, आई हैड पैशन, मैं बड़ा दर बदर घूमता था, मुझे सिखा दे कोई मुझे। और फिर हमारे पे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो करंटली इंस्टीट्यूट ज़रूरी है हैं, ना? सॉरी ज़रूरी है बिल्कुल, एनसी हो गया या मतलब बीएनजी हो छोटे छोटे गया, म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं हाँ, उस लेवल और के नहीं हैं। इनके भी जो टीचर्स हैं वो सारे थ्योरेटिकली बड़े अच्छे, एकेडमिकल अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उनमें बहुत कम है। खान साहब नहीं है। खान साहब का मतलब ये है कि Theory, practical दोनों आ जाते हैं ना। अच्छा, हमारे यहाँ परफॉर्म ये होता है कर रहा है। कि जो यंगस्टर्स हैं वो गिटार तो ख़रीद लेते हैं, हाँ अकूस्टिक, जी। सेमी अकूस्टिक, इलेक्ट्रिकल गिटार्स, लेकिन उनको प्लेइंग, कोई कॉर्ड्स उनको नहीं पता लगता, तो वो फिर यूट्यूब की हेल्प लेते हैं, लेकिन बाकायदा कोई एजुकेशन नहीं है, बाकायदा कोई स्टडी नहीं है, कोई जी, कोई जी। इदारा नहीं है। एक आधा इदारा है जिसमें बहुत रश है ऑलरेडी, गवर्नमेंट का इदारा है जिसमें अब यू नो बेटर कि जी, क्या जी। फैसिलिटेट कर रहे हैं और किस तरह बच्चे आगे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। असल में जैसे एक एजुकेशन होती है कि आप बच्चे को प्ले ग्रुप में डालते हैं, फिर उसके बाद वो प्रेप में जाता है, नर्सरी में जाता है, फर्स्ट क्लास से मैट्रिक तक जाता है। इसी तरह इसके भी सेक्शन हैं। लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं कि अगर कोई मुझसे इंस्पायर हो रहा है तो वो समझ रहा है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो मैं एक रात में वही चीज़ प्ले करूंगा जो मैं कर रहा हूँ। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैं जो प्ले कर रहा हूँ उसके पीछे 20 साल भी लगे हुए हैं, और मेरा मुख्तलिफ लोगों से सीखने का एक अच्छा, आते हैं आपके पास स्टूडेंट्स कहते हैं ये बात? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वो कहते हैं सर मैं कितनी देर में सीख जाऊंगा। सबसे पहला सवाल होता है कितनी देर में सीख जाऊंगा। मैं कहता हूँ मैं तो खुद नहीं सीखा अभी तक, तुम कैसे सीखोगे? मैं तो खुद सीख रहा हूँ, क्योंकि अगर नॉलेज अनलिमिटेड है तो कोई भी दावा नहीं कर सकता। अगर इल्म लामहदूद है तो ये एक इल्म है, तो कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मुझे आता है। लेकिन बहुत खूबसूरत बात किया मैंने। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना, जो हमारे हिस्से में आ रहा है, जो खुशबू हमारे हिस्से में जो फूल आ रहा है, हम वो कन्वे कर सकते हैं आप। लेकिन वो आप किसी सीनियर के अंडर जाएंगे, उनसे सीखेंगे, उस तरह के प्रोसेस से गुजरेंगे तो आप भी उस तरह का आगे लेके तराशे निकलेंगे। जाएंगे आप। वेरी नाइस। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या है? कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ क्रॉस द बॉर्डर भी हैं जो यहीं से हो रहे हैं, और कुछ यहीं के ओएसटीज़ हैं, और अभी बैक टू बैक सिंगल्स आएंगे, क्योंकि Okay. 3-4 साल में इतना ओएसटीज़ में फंसा रहा कि आई टोटली फॉरगॉट We अबाउट। wish you luck for your upcoming project, but we would like to listen something from you. क्या सुना रहे हैं? मैं आपको मोहब्बत गुमशुदा मेरी का एक गाना सुनाता हूँ, अनजान सफ़र। ठीक है, बल्कि मैं थैंक यू करना चाहूँगी आमिर नज़र साहब आपके आने का। Thank you so the much. presence and it's pleasure talking to you like always. Thank you so much Thank you. सिफ्ते हसन आपके आने का। Thank you so much और for having me. pleasure list